नमस्कार। टॉप न्यूज़ में आप लोग का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे ये कि महेश भट्ट एसएसआर केस में क्या भूमिका है। तो बहुत तरह की न्यूज़, बहुत तरह की खबरें हमारे पास आई, लेकिन उसमें से कंक्लूज़न निकलने पे यही लगता है कि जो सोशल मीडिया पे बातें चली थी, बहुत तरह के बात विचार विवाद चले थे, कंट्रोवर्सी चले थे, उसमें महेश भट्ट का पूरी तरह से अहम भूमिका है। और इसके ऊपर कितने सारे बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, जिसमें किस तरह से एसएसआर एंगल में महेश भट्ट का नाम आता है। तो इस पर से कितने बड़े बड़े विवाद हुए थे, और क्या सच में एसएसआर मामले में सबसे बड़ा अगर अहम भूमिका है तो महेश भट्ट का ही है। अगर इस चीज़ को जानना है तो इस वीडियो पे बने रहना होगा आपको, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले एसएसआर केस में जब महेश भट्ट का नाम आता है तो उससे भी पहले नेपोटिज्म और आउटसाइडर वीएस इनसाइडर स्टार किड्स की बातें आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले नेपोटिज्म का मुद्दा उठता है। जैसा कि आप माने या ना माने, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कूट कूट के भरा है। 90% लोग नेपोटिज्म के शिकार हैं और नेपोटिज्म की वजह से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से भेदभाव जो होते हैं, आउटसाइडर वेस इनसाइडर के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, उसमें भी महेश भट्ट का नाम आता है। नेपोटिज्म के मामले में भी दो इंसान का नाम आता है, जिसमें कि करण जौहर और महेश भट्ट। जब ये मुद्दाएं गर्म हो ही रही थी, फिर उसके बाद आलिया भट्ट को अचानक हमेशा काम मिलती थी। फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी आलिया भट्ट को काम मिलने लगती हैं। तो पूरे ट्रोलर्स ने, पूरे हैटर्स ने, और जो महेश भट्ट को पसंद नहीं करते हैं, वो सारे लोगों ने भी ये सवाल उठाए कि जो आउटसाइडर हैं, जो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको क्यों काम नहीं मिलता। वो फिल्में हिट देने के बाद भी उनको इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिलता है। और आपकी बेटी फ्लॉप फिल्में भी देती हैं, फिर भी आप उनको फिल्मों में काम देते हैं। तो इस तरह के सवाल महेश भट्ट से किए जा रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसा कहर आ जाता है पूरे इंडस्ट्री में, फिर से तिलमिली मच जाती है। जैसे एसएसआर 14 जून 2020 को इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में इस तरह की घटना और वारदात होती है। लोग अब ये जो बयान इन्होंने दिया था महेश भट्ट ने, इस बयान को लेकर के पूरी तरह से चारों तरफ हड़कंप मच गई। अब बयान इन्होंने यही दिया कि तो मुझे तो पता ही था कि एसएसआर के साथ भी वही कांड होगा जो प्रवीण बॉबी के साथ हुआ था। तो इस तरह की जो बयान इन्होंने दी महेश भट्ट ने, पूरे सोशल मीडिया पे ये बयान गूंजने लगी और लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इस इंसान को, इस ठरके इंसान को कैसे पता है कि महेश भट्ट जो है वो इस तरह का देवता है, जो उसको पता चल गया कि प्रवीण बॉबी के साथ जिस तरह से हुआ एसएसआर के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर इनको पता थी तो पहले यही बातें क्यों नहीं बताया इन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि वो मेंटली हरास था, वो बिल्कुल ही असहमति था, अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ही परेशान था। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जिस तरह से महेश भट्ट एसएसआर को डिफेम करने लगते हैं, तो इस तरह से पूरी तरह से ट्रोलर ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब खबरें तो बहुत तरह की आने लगी, जिस तरह से आरोपी बनते हुए चले जा रहे थे महेश भट्ट। कहा तो ये भी जा रहा था कि जिस तरह से रिया और एसएसआर की जिस तरह से दोनों के रिलेशन थे, इस रिलेशन के बीच में महेश भट्ट भी आते हैं और दोनों के रिलेशन को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि एसएसआर को फर्क नहीं पड़ता है कि रिया और महेश भट्ट दोनों आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन एसएसआर ने बार बार उनको मना किया था कि तुम उससे मत मिलो। लेकिन फिर भी ये इंसान रहा ठरकी, ये हमेशा इसे अपने ऑफिस में बुला करके इससे बात विचार करता था। हालांकि रिया महेश भट्ट से मिलती हैं, विचार करती हैं, बात करती है, अपने करियर को सेट करने के लिए वो जाती हैं उनके ऑफिस में। और बहुत तरह की सोशल मीडिया पे फोटो आ रखी थी महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की, किस तरह से महेश भट्ट इसे गोदी में बैठा करके बहुत तरह की बातें, और चैट भी बहुत तरह की लीक हुई थी। बाबू सोना, इस तरह की जो चैट थी वो लीक हुई थी, जिसके बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। लोगों ने कहा कि ये इंसान दादा की उम्र का है, पोती के उम्र के बच्ची को गोद में बैठा करके ये क्या कर रहा है। हालांकि इस रिलेशनशिप को रिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी महेश भट्ट पूरी तरह से यहाँ पे एक्सपोज हो गए। जब कहा जा रहा था कि रिया और महेश भट्ट दोनों साथ में लिंकअप था दोनों का,
तो जिस तरह से फ्लैट पे बुलाया करती थी रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को जब एसएसआर थे, और फिर ये एसएसआर के पास जाकर के ये कहते थे कि तुम डिप्रेस हो चुके हो, तुम डिमोलाइज हो चुके हो, तुम्हारा जो सक्सेस ग्राफ है वो धीरे धीरे घट गया है। तो इस तरह की चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आ रही थी तो महेश भट्ट को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अब यहाँ पर पूजा भट्ट और आलिया भट्ट जो इनकी बेटी हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कहा सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से कि मेरे पिताजी जो कि भोले हैं, मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनको क्यों एसएसआर के केस में ढकेला जा रहा है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लूँगी जो लोग भी मेरे पिताजी के नाम को एसएसआर केस में ढकेल रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं उनकी बेटियों से, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट से, कि जब एसएसआर के साथ इस तरह की वारदात हो रही थी और जिस तरह से महेश भट्ट ने इस तरह का कांड किया था और उनको डिमोलाइज किया था और ये बयान दिया था कि ये परवीन बॉबी के राह पे चल रहा है, उसका भी यही हसल होगा, तब उनकी बेटियां कहां थी जो इस तरह की विचार और इस तरह का विवाद और इस तरह की लीगल एक्शन की बात करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें पूरी तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फैल रही थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से 8 जून को जिस तरीके से रिया एसएसआर के घर से भागती है, तो क्यों भागती है, अचानक उसी दिन दिशा सालियान की इस दुनिया से चली जाती हैं वो, और फिर उनको कौन जो है वो कहता है कि वहां से निकल जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है। वो महेश भट्ट ही होते हैं जो कि उन्हें आगाह कर रहे थे कि तुम वहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी खतरा हो सकता है। और उसके कुछ दिन बाद ही एसएसआर के साथ इस तरह की वारदात हो गई। हालांकि यहां पे आरोप ये भी लगा हुआ है महेश भट्ट के ऊपर कि हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है वो महेश भट्ट जानता है और खुद को छुपाने के लिए, बचाने के लिए वो अपने आप को हमेशा निर्दोष साबित करता है। हालांकि जिस तरह से एसएसआर केस में इनका नाम आता है, उसके बाद से इनकी पूरी तरह से जो महेश भट्ट फिल्म्स थी, प्रोडक्शन हाउस पूरी तरह से बैन हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई। विशेष फिल्म्स लाया वो भी नहीं चल पाया। और जिस तरीके से महेश भट्ट ने एक फिल्म लाई थी सरक 2, पूरी तरह से पूरे देश और दुनिया में मोस्ट डिसलाइकर मूवी बन गई है और 14 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक करा और इस मूवी को पूरी तरह से नापसंद किया गया। तो इस तरह की चीजें पूरी तरह से महेश भट्ट पूरी तरह से वादों विवादों में घिरे रहते हैं। जैसे जैसे एसएसआर का केस पुराना हो रहा है, वैसे वैसे रिया का जो पीआर है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और हर रोज कुछ बड़े बड़े कांड कर रहे हैं इनकी पीआर। कभी सब्जी लाने चली जाती हैं तो पेपराजी उनसे सवाल पूछते हैं, तो कभी कुछ, तो कभी अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाती हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है कि रिया जो है वो मेंटली हरास हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, अपने आप को हीलिंग्स तरीके से ये दिखा रही हैं कि मैं बहुत ही शांत और सुशील तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एसएसआर के साथ क्या हुआ, एसएसआर को जस्टिस मिला या नहीं मिला। स्टार्टिंग में तो आप बहुत ही अच्छे से कह रही थी कि एसएसआर को इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई फॉर एसएसआर, ये सब सिंपैथी पाने के लिए स्टार्टिंग में रिया ने ये सारे कांड किए। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जिस अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हो चुकी हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को एक पुस्तकालय में देखा गया है कि वो अपने एक योगा की जो बुक हैं उनको दिखा रही हैं और दिखा करके ये सामने जताना चाहती हैं कि मैं अब बिल्कुल फिट हो रही हूं और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है एसएसआर केस में, या फिर मेरे ऊपर ना जाने कितने सारे जो कुछ भी, इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के ब्लेम लगाए हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि इनकी पीआर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और अब ये कुछ भी करती हैं वो एक खबर बन जाता है, अब कुछ भी ये सोचती हैं ये खबर बन जाता है, ये कुछ भी खरीदने जाती हैं ये खबर बन जाता है। तो अब इनको कोई मतलब नहीं है कि एसएसआर की फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है, या फिर उनको बस यही फर्क पड़ता है कि मेरी जिंदगी बस अच्छे से चलनी चाहिए,